भाई मुझे, भाई सबको मेरी आवाज सुन रही है? जस्ट एक बार रिस्पॉन्ड करो। हेलो। ओके, डन। ठीक ठीक। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर एंड देन विल स्टार्ट। और सारे कोई बच्चे होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे साथ। ठीक है ना?
हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? सबको मेरी बात सुन रही है ना? बस ठीक है, बस ठीक। भाई ऐसा है, एक बार जब जब भी मैं कुछ पूछूं तो जैसे कि समझ आ रहा है तो डू रिस्पॉन्ड, ताकि एक एक इंसान को लगता है कि हाँ बच्चे को समझ आ रहा है, ठीक है? तो वो भी साथ ही साथ एक बार रिस्पॉन्ड जरूर कर देना। अपना माइक और वीडियो बंद कर दो सारे। जस्ट स्विच ऑफ योर माइक एंड वीडियो। ऋतु, अक्षय, करण, करणदीप एंड ऑल, मुकुल, कांत, जस्ट स्विच ऑफ योर वीडियो, ठीक है? तो जब आप स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज irrigation engineering. It's should we start? देखो, इरिगेशन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, देखिए पहली चीज जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, बस मैं टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि पहले ओवरव्यू क्या है इसमें, ठीक है? पहले जो चीज हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि मेनली कि इरिगेशन होती क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में रिगार्डिंग करेंगे, डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। दूसरी चीज जो करनी है हमने दैट इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन का क्या मतलब होता है कि जो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में पानी पहुंचाते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं उसके रिगार्डिंग इसमें बात करेंगे हम, ठीक है? थर्ड थिंग इज soil moisture रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में क्या आता है मेनली कि ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, कैपिलरी वाटर हो गया, सीपेज के रिगार्डिंग थोड़ी बात करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मतलब इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा लेयर्स में कैसे पानी मूव करता है उसके रिगार्डिंग हम इसमें सारा कुछ समझेंगे, ठीक है? फोर्थ जो चीज है दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ क्रॉप पीरियड होता है, कुछ बेस पीरियड होता है, उसके रिगार्डिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ जो चीज पढ़ेंगे दैट इज डिजाइन ऑफ कैनाल्स। अब डिजाइन ऑफ कैनाल दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनलाइंड कैनाल और दूसरा होता है लाइंड कैनाल। बट जो मेनली जो हम पढ़ेंगे दैट इज अनलाइंड कैनाल, जो मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अनलाइंड पढ़ेंगे, वी विल गो थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है? सिक्स जो चीज है दैट इज रिवर ट्रेनिंग। रिवर ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने किसी भी ट्रेनिंग, जैसे किसी डॉग को या किसी भी हम एनिमल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसी तरीके से रिवर ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ, किसी रिवर को हमने ट्रेन किया। किसके लिए ट्रेन किया? ताकि वो सही जगह, जहां पे रास्ता बताते गए हम कि तुझे इस तरफ से ही जाना है, एक रास्ता बना दिया रिवर का, ताकि जो रेजर्वायर है जो हमने बनाया, बीट डैम या वियर वॉट, वो हमने जो बनाया वहां पे जाके पानी इकट्ठा हो सके, ये ना हो कि कहीं और पानी चले जाए। तो इसी वजह से हमने क्या किया, रिवर ट्रेनिंग में हम उसके पाथ के बारे में उसको समझाते हैं या बताते हैं कि तुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है? सेवन चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज डैम्स
एंड रेजर्वॉयर्स। डैम्स एंड रेजर्वॉयर्स का क्या, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स होते हैं। कोई कोई कंक्रीट का बना होता है, कोई सैंड कॉम्पैक्टेड सैंड का बना होता है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स आल्सो। और रेजर्वॉयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वियर्स होते हैं, बैराज होता है, अपना डैम्स होते हैं। ये बहुत बड़े लेवल का जो होते हैं रेजर्वॉयर, दैट इज डैम ओनली। ठीक है। और अगर एट्थ की बात करूं, एट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक्स हो जाएंगे, जिसमें मैं वाटर लॉगिंग की बात भी करूंगा और थोड़े से डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स वो भी करेंगे साथ ही। ठीक है। ये दिस इज एन ओवरव्यू कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अगर मैं थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए, कितने यार, देखिए ये अराउंड 28 आवर्स का सब कुछ होगा टोटल। देखिए, अब लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए इरिगेशन चीज क्या होती है। इफ मैं अगर पूछूं आपसे कि इरिगेशन चीज क्या होती है, इरिगेशन चीज क्या होती है, देखिए कोई भी मेथड जिससे कि हम किसी भी फील्ड में आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली कई पानी, देखो जैसे बरसात से ऊपर से पानी आता है, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल, दैट इज नेचुरल ओनली। बट आर्टिफिशियली जब भी हम किसी तरीके से पानी को फील्ड में पहुंचाएंगे, सो दैट प्रोसेस या दैट मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है। सो मैं इसको यहां पे ये चीज लिख सकता हूं कि सप्लाई ऑफ वाटर artificially to the fields is called irrigation. ठीक है, इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इसमें सेकेंड चीज जो आती है, दैट इज क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी हमने एरिया लिया, वो एरिया हम कहते हैं कि जैसे कणक होती है, कणक जो होती है उसमें मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये बहुत अच्छी कणक हुई है इस बार। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ इसका मतलब है कुछ एरिया में कोई भी जितनी जमीन थी उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यील्ड हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कणक हुई। तो इसका क्या मतलब है, कुछ सर्टन एरिया की बात कर रहा हूं जो मुझे बताएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ क्रॉप हुई उस एरिया में। दैट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। मींस मैं कह सकता हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्विंटल्स। क्विंटल्स पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना अमाउंट ऑफ क्विंटल हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। कनक कितनी क्विंटल हुई एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर समझते हो, एक हेक्टेयर इज 10 raised to the power 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एरिया, जिस कितने क्विंटल इसमें कणक हुई, चावल हुए, कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, देखिए प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप क्या चीज होती है। मैंने कुछ अमाउंट ऑफ पानी दिया, उतने से पानी के साथ ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप हो गया। हो सकता है कि जैसे चावल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पर कनक को उतनी पानी की जरूरत नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं कि कितनी अमाउंट ऑफ यील्ड हुई कोई भी क्रॉप की पर mm ऑफ वाटर। मैंने एक mm मतलब एक एरिया में जो डेप्थ होती है ना पानी की, दैट इज कॉल्ड 1 mm। जब अच्छे आगे समझाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। 1 mm ऑफ वाटर डेप्थ, 1 mm ऑफ वाटर डेप्थ मैंने प्रोवाइड किया, इतना पानी प्रोवाइड किया फील्ड में, उससे मुझे कितनी क्रॉप यील्ड हुई, उसको मैं कहता हूं प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, देखिए थर्ड। अब देखिए, अब आप पूछिए सर हम ये असल में हम करते ही क्यों हैं? इरिगेशन में देखा जाए तो कितना ज्यादा किसान को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना मुश्किल होता है सब सब कुछ मेंटेन करना। बट पंजाब इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट ओनली, तो यहाँ पे तो इरिगेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए एक चीज की हमें इसकी क्या एडवांटेज है। हमें एडवांटेजेस, पहली एडवांटेज क्या हो जाएगी कि यहाँ पे मुझे इसकी वजह से मुझे क्रॉप मिलती है, मुझे खाने की कोई चीज मुझे इरिगेशन के थ्रू मिलती है, कणक मिलती है, चावल मिलता है, बाजरा मिलता है, सब कुछ ये किसकी वजह से मिलता है? इरिगेशन की वजह से तो मिलता है, जब हम पानी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, रेवेन्यू जनरेशन होता है। रेवेन्यू क्या है जनरेशन होगा कि हम जैसे भी हमने कोई कणक हुई कुछ भी है वो बेचेंगे भी कहीं पे, जब बेचेंगे वो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेशन होगा। ठीक है। तीसरी चीज, जो हम पानी आर्टिफिशियली जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप यील्ड हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप यील्ड हो, वो पानी को हम पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से में से क्या करते हैं? पास करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसके प्लस पॉइंट क्या आ जाएंगे कि टू अवॉइड, चलो वो उसके बारे में बात करते हैं, पहले ये 3 पॉइंट लिखते हैं। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, पहली तो बात यही है कि फूड प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो गई। दूसरा अगर मैं बोलूं, रेवेन्यू जनरेशन हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया अपना अवॉइड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए एक चीज समझिए, देखा जाए तो मिक्स क्रॉपिंग कोई गलत गलत चीज नहीं है, ना ही ये कहां पे काम आती है? जहां पे मुझे पता है कि उपजाऊ जमीन नहीं है तो वहां पे मैं मिक्स क्रॉपिंग करता हूं। अब मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है वो समझे समझे। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक टाइम पे एक सीजन में मैंने 2-3 टाइप्स की क्रॉप्स लगा दी हैं कि कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। मतलब कोई ना कोई, अगर एक नहीं तो सही तरीके से उगी या फिर सही तरीके से यील्ड नहीं मिली तो दूसरे की मिल जाएगी। अगर एक मुरझा गई या वो पानी जो मैंने प्रोवाइड किया वो कम था या ज्यादा था, उसकी वजह से नुकसान की वजह से यील्ड नहीं मिला, तो दूसरी क्रॉप उसी में लगाई है फील्ड में, तो उसमें वो मुझे दे देगा कुछ ना कुछ, मतलब कुछ कमाई तो होगी। तो मिक्स क्रॉपिंग हम इसलिए करते थे, और इसी वजह से पुराने टाइम में ये चीज बहुत चलती थी, मिक्स क्रॉपिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब इरिगेशन आ गया तो इरिगेशन ने क्या किया, मिक्स क्रॉपिंग में मैंने अभी बताया कि अगर 3 टाइप की क्रॉप्स हैं तो समझ लीजिए उसमें 2 क्रॉप्स क्या हो गई? चल पड़ी, मतलब बढ़िया उग गई, तो एक तो खराब हो गई। जब एक खराब हुई तो उसने एरिया जो वहां पे था वो भी तो खराब हो गया। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले जो भी हमारे पास एरिया है इसी उसके लिए। तो इसी वजह से हम मिक्स क्रॉपिंग को अवॉइड करना चाहते थे। उसके लिए मैंने क्या किया, आर्टिफिशियली पानी देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि पानी की कमी की वजह से कोई क्रॉप खराब हो। तो सारी क्रॉप्स के लिए वो आर्टिफिशियल पानी प्लस नेचुरल पानी क्या कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ पानी उतना प्रोड्यूस कर पा रहा है ताकि वो इतना यील्ड दे पाए, तो कोई भी क्रॉप मरेगी नहीं। ठीक है। चौथी बात करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट। असल में समझिए, ड्रॉट क्यों? क्योंकि जब भी कहीं पे सूखा पड़ा होगा तो वो सूखा, समझ लीजिए मैंने कह दिया किसी जगह पे यार बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ, वो सूखा क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पे पानी नहीं हुआ, मतलब ऊपर से बारिश ही नहीं हुई। ये नहीं कि वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वो जमीन हो सकता है उपजाऊ हो, बट वहां पे जब पानी नहीं पड़ेगा तो उस उपजाऊ जमीन का क्या फायदा? तो आर्टिफिशियली पानी जो इरिगेशन देता है वो एक फायदा हमें ये पहुंचाता है कि अगर पानी, नेचुरल पानी 1-2 साल बरसात नहीं हुई और एक्सट्रीम ड्रॉट पे चले गया, तो जो आर्टिफिशियल पानी दिया है उससे भी हमारा काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा और मुझे क्रॉप बढ़िया मिल जाएगी। ठीक है। पांचवी चीज इसमें क्या आती है? एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। लोग कितना ज्यादा काम करते हैं। ठीक है ना, अकेला एक किसान तो लगा नहीं होता अपनी जमीन पे, बहुत सारे लोग लगे होते हैं उसके साथ। ठीक है ना, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं?
डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। पहला क्या है, देखिए जब भी मैंने पानी दिया, और मुझे पता है कि फर्टिलाइजर्स आजकल आपको पता है कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ जमीन में फर्टिलाइजर बहुत लगाने लग पड़े हैं। फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं हम? इसलिए डालते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि उपजाऊ जमीन हो सके या ज्यादा हमें क्रॉप यील्ड मिले, इसलिए करते हैं। तो मैंने जब पानी दिया तो हो सकता है उसमें कुछ काफी सारे केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व हुए, पेस्टिसाइड्स भी साथ इन्वॉल्व हुए, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर सीप इन करेंगे, जमीन में अंदर जाएगा पानी, वो मिक्स हुआ हुआ जिसके साथ फर्टिलाइजर्स कुछ पेस्टिसाइड्स भी मिक्स होंगे, वो जमीन के अंदर जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर टेबल ऑल्सो, या ग्राउंड वाटर सॉरी। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि इसको मैं क्या वर्ड बोल सकता हूँ, इट क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैंने एक्सेस वाटर, क्योंकि इरिगेशन देखिए आप बहुत लोगों को इसकी चीज की समझ नहीं होती कि अगर मैंने समझ लीजिए कोई फील्ड है, वहां पे मुझे 100 लीटर पानी देना है, मैक्सिमम यील्ड के लिए मुझे 100 लीटर पानी देना है, तो बहुत किसान जो अंडर एडुकेटेड हैं वो क्या करते हैं, वो 100 की जगह 150 डाल देते हैं, इस समझ में कि शायद उससे ज्यादा मुझे यील्ड मिल सके। इसी वजह सरकार ने बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब एडवर्टाइज करके भी बताया कि एक्सेस, जरूरी नहीं कि एक्सेस पानी देने से ठीक हो जाएगा ना, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए, क्रॉप को देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो मैक्सिमम यील्ड देगी। अगर उससे ज्यादा पानी दिया, अगर 100 लीटर पानी चाहिए मैक्सिमम यील्ड के लिए, अगर 110 दे दिया तब भी कम हो जाएगी यील्ड, और अगर 90 दिया तब भी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर मैंने कोई ना समझ बंदा हुआ तो उसने क्या किया, एक्सेस वाटर प्रोवाइड कर दिया इरिगेशन के लिए, एक्सेस वाटर जहां पे 100 देना था वहां पे 150 लीटर दे दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस वाटर रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। अब एक चीज समझिए, वाटर लॉगिंग, आप पूछेंगे सर वाटर लॉगिंग चीज क्या होती है या उसका नुकसान क्या है। देखिए इतना समझ लीजिए अभी कि वाटर लॉगिंग एक्सेस पानी देना हुआ, एक्सेस, अगर आपको समझ लीजिए आपको दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं आप, अगर मैं कहूं कि नहीं तो 10 लीटर पानी पिएगा, तो आप भी समझेंगे आपको सांस आना बंद हो जाएगा, इतना ज्यादा पानी पी लेंगे आप, शरीर में आपके इतना पानी हो जाएगा। तो इस यही सेम चीज क्या होती है सॉइल के साथ, समझ लीजिए आप, मैंने इतना पानी दे दिया उसको कि अब उसके पास सांस लेने की जगह भी नहीं बची, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब सॉइल सांस लेगी, प्लांट सांस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, प्लांट्स अपने आप दे विल स्टार्ट डाइंग, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, यील्ड खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ डाइंग ऑफ क्रॉप्स ओनली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा कई बार पूछा जा सकता है, तब एक बार इसमें मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ उस चीज को भी। देखिए अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहला प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सेकंड होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और थर्ड होता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें, इसमें अच्छा यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे इरिगेशन पोटेंशियल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट, अगर जब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत मेजर अमाउंट ऑफ एरिया की बात कर रहा हूं, कि बहुत मेजर अमाउंट ऑफ एरिया को वो इरिगेट करेगा या इफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि उसमें अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हुआ और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 5 करोड़ हुआ, तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और वहीं पे अगर 2,000 से 10,000 के हेक्टेयर के बीच में हुआ
और 0.25 करोड़ के बीच में इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट हुआ तो इसको मैं मीडियम कह दूंगा, और लेस देन 2000 हेक्टेयर हुआ और इसका 0.25 टू 0.5 करोड़, मतलब 25 लाख से 50 लाख के बीच में अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट हुई तो मैं क्या कह दूंगा, इसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कह दूंगा। ठीक है, इसको थोड़े से फिगर्स को जरूर याद रखना है, कई बार रफली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अच्छा, अभी मुझे एक बार रिप्लाई करके बताओ, सबको अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार मुझे थोड़ा सा वो बता दीजिए। नोट करना चाहते हो कर लीजिए नोट, ये असल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, किसी बच्चे ने लिखा भी है कि प्रीवियस स्लाइड एक बार देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मुझे एक बार बता देना कि मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे तभी जाऊंगा। नोट्स में मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा। हाँ, आई डेफिनेटली समटाइम्स मैं क्या करूंगा, मैं आपको डिक्टेट जरूर करूंगा। ठीक है, आई डिक्टेट टू यू कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि पूरा नहीं, मैं जरूर पॉइंट लिख दूंगा एक मेजर, उसमें जो पॉइंट होगा उसको लाइन में लिखने के लिए आप लिखना हो तो अपने आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं डिक्टेट भी कर देगा थोड़ा बहुत बीच में। ठीक है ना? ओके ओके, आई अपलोड इट टू यू, कोई इशू नहीं। ठीक है ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया? आई एम मूविंग अहेड। ठीक है। हम्म, बोथ चल रहे हैं। ये तो एक वो चल रहा है यार, असल में एक तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, असल में इरिगेशन तो इरिगेशन ही है, उसमें ये तो है नहीं कि कुछ स्पेशल चीज कुछ और जाएगी उसमें, एट द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम ओनली। ठीक है ना? अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में देखिए क्या चीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन के प्रोजेक्ट होते हैं। इरिगेशन पूरी A to Z कंप्लीट होगी, उसमें मतलब वो रखना कि कुछ ऊपर नीचे होगा। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट देखो, पहला टाइप ऑफ इरिगेशन एक तो होता है सरफेस इरिगेशन। एसएससी फैक्चुअल डाटा पे ज्यादा फोकस करते हैं। कोई नहीं वो सब कुछ साथ जाएगा, टेंशन मत ले, सब फैक्चुअल फूक्चुअल सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सरफेस इरिगेशन है, और साथ ही साथ एक होती है सब सरफेस इरिगेशन। इसको मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि कई बार आए थे क्वेश्चन इस पे भी, मतलब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। देखिए, सरफेस इरिगेशन का क्या मतलब होता है, वो इरिगेशन जब मैं पानी दे रहा हूँ किसके, अब जब मैं पानी प्रोवाइड कर रहा हूँ कहाँ पे, अबव द सरफेस। जब मैंने पानी दिया कहाँ पे, जब अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब क्या उसको मैं कहूंगा सरफेस इरिगेशन। मतलब जमीन के ऊपर से जब मैंने पानी को बहाया और पानी प्रोवाइड की तो मैं इसको कहूंगा सरफेस इरिगेशन। और जब मैंने जब मैंने पानी प्रोवाइड किया, कैसे, जमीन के नीचे से थ्रू पाइप्स कह लीजिए, किसी तरीके से भी, इन एनी मोड्स, बस मैंने उसको जमीन के ऊपर से पानी को नहीं लेके गया, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, यहां पे लिखना तो लिख लीजिए अगर थोड़ा सा याद रखने के लिए, ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, या पहले, और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई इतना लिखा करिए, याद रखने के लिए इतनी जरूरत होती है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब सरफेस इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, एक फ्लो होता है, एक लिफ्ट होता है।
सब सरफेस आगे भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल। अब फ्लो इरिगेशन, अब मैं फ्लो इरिगेशन की बात करूं तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेरिनियल, एक होता है पेरिनियल और एक होता है फ्लड। पेरिनियल भी आगे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होता है और एक स्टोरेज होता है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंसिवली समझाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं, एक एक को लेके समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो या लिख रहे हो? मैं कह रहा हूं देखो, टाइप्स ऑफ इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। इतना समझ लीजिए, सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो चीज जमीन पे है, हम जब जमीन को क्या कहते हैं कि वट वी आर टचिंग द सरफेस, उसका मतलब क्या है, जमीन के ऊपर से जब मैंने पानी को बहाया या प्रोवाइड किया टू द फील्ड्स कह लीजिए आप, तो मैं क्या करूंगा, तो उसको मैं कहूंगा सरफेस इरिगेशन। जैसे कैनाल्स में, अब पंजाब में भी देखे, कहीं भी आप देखें कैनाल्स बने हुए कि नहीं बने हुए, वो कैसे बहते हैं, वो जमीन के ऊपर से तो बहते हैं पानी, तो उसको क्या कहूंगा, सरफेस इरिगेशन है वो। और सब सरफेस इरिगेशन क्या हो गया कि मैंने पाइप्स जो मुझे नहीं दिख रही या जमीन के लेवल के नीचे मैंने पाइप्स डाली हैं, और वो क्या कर रही हैं, वो प्रोवाइड कर रही है इरिगेशन वाटर, उसको मैं कहता हूं सब सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन के दो टाइप्स होते हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। और फ्लो इरिगेशन के भी आगे सब टाइप्स दो होते हैं, पेरिनियल और फ्लड। और पेरिनियल के आगे दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और स्टोरेज। वो तो चलो वन ऑफ द सेम थिंग ही होता है, टाइप ऑफ, बट जो ऊपर है वो चीज समझना चाहता हूँ, समझाता हूँ। करूं आगे रिपीट? भाई अब हाँ, सहदेव समझ आ गई मेरी बात? आई होप ये पल्ले पड़ गई अब चीज। देखिए, ओके गुड, चलो ठीक है। अब आजो सब सरफेस, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन के बारे में मैं लिखवा नहीं रहा, बस उसमें अगर एक चीज याद रखनी है तो बस एक चीज याद रख लेना कि इंडिया में 75% जो यूज होती है दैट इज सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन 75% इरिगेशन ऐसे ही होती है। इतना बस ये चीज याद रखना, और तो इसमें ज्यादा जरूरी है नहीं, बस ठीक है। अब ये फ्लो इरिगेशन के बारे में बताता हूँ मैं क्या होता है। फ्लो इरिगेशन क्या होता है? देखो, फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि मैंने कोई भी अबव, कोई समझ लीजिए, यार आप तुमने देखा होगा अपना, जो सोसाइटीज में बड़ी बड़ी टैंकी लगी होती है, बहुत बड़ी टैंकी लगी होती है, या पहाड़ों से भी देखो, जब पानी आता है ऊपर से तो कैसे आता है, वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आता है, अंडर ग्रेविटी आता है, उसमें कोई पंपिंग की जरूरत तो हमें नहीं पड़ती, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो मैं एक बात मान सकता हूँ कि मैंने ये बोला कि यहाँ पे ये फील्ड है, और प्रोवाइड करने के लिए जो मुझे पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या मुझे पंपिंग की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये कैसे आ जाएगा, ये तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। तो इसी वजह से फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि प्रोवाइडिंग वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल अंडर ग्रेविटी, बस यही तो होता है फ्लो इरिगेशन। ठीक है, अब इसमें आगे लिफ्ट इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन का
दूसरा टाइप ये भी तो था, एक फ्लो इरिगेशन था, एक लिफ्ट इरिगेशन था। और अब मैंने अभी बात बताई है कि जो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, वो फ्लो इरिगेशन है। तो ये आप समझते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट लिखा हुआ है। लिफ्ट कैसे जाती है किसी भी बिल्डिंग में, ऊपर से खींचा जाता है, ऊपर से लिफ्ट में कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है जो उसको खींच खींच रहा है ऊपर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिफ्ट का क्या मतलब हुआ कि मैंने पानी को लिफ्ट किया थ्रू पंपिंग, कुछ मोटर लगाई, किसी तरीके से मैंने पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे लेके आया। मींस मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग कैसे, प्रोवाइडिंग वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल बाय पंपिंग, और या मोटर कह लो, एक्सेट्रा भी लिख लेना, कई बार एक्सटर्नल कोई और चीज भी यूज हो जाती है। तो मैं उसको हर एक वो मीन्स जिससे मैं लोअर लेवल से ऊपर हायर लेवल पे पानी लेके जा सकता हूँ फॉर इरिगेशन, उसको मैं क्या कहूंगा, लिफ्ट इरिगेशन कहूंगा। ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन के दो टाइप हैं। कौन सा टाइप थे मैंने पहले बताया, फर्स्ट वाज पेरिनियल इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन, तो पहले पेरिनियल इरिगेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, पेरिनियल इरिगेशन वो इरिगेशन होती है जो, अब एक बात समझिए, जब हम, ये तो आपको पता होगा पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या से होते हैं, जो 12 महीने फ्लो करते हैं, मतलब वो कभी रुकते नहीं है। मतलब एवरी टाइम, ऐसा नहीं होता कि कोई ड्रॉट आ गया तो वो पानी सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से पेरिनियल इरिगेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूस एंड कांस्टेंट, ये दो चीजें जरूरी हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू द fields is called perennial irrigation। अब ये होंगी कहां पे, वो यार अभी अभी आपको, वो बहुत इनिशियल स्टेज है, वो अभी आपको समझ नहीं लगेगी। बट मैं थोड़ा सा, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी पता है तो वो बता देता हूँ। देखिए, कोई भी रेजर्वॉयर है, रेजर्वॉयर क्या करता है, पानी को इकट्ठा करने का काम आता है, इतने समझ लीजिए। अभी मैं व्हेन आई से रेजर्वॉयर, वो क्या करता है, पानी को इकट्ठा कर देता है। मींस उसने पानी, ये मैं प्लान में बता रहा हूँ, प्लान है, ये रिवर है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये स्ट्रक्चर को मैंने ऊपर से देख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे से जो पानी आ रहा था उसको रोक देगा। यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ। और इस, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो ये पानी इकट्ठा होगा, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गेट बनाया होगा, जो मैकेनिकली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना खोलना है, कितना बंद करना है, कितनी देर खोलना है या खोलना ही नहीं है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो यहां से मैंने क्या किया, गेट एक बना दिया। वो गेट क्या करेगा, पानी यहां से लेता रहेगा। तो जब पानी 12 महीने वो लेता रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो रिवर में एक स्ट्रक्चर ये बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने किस पे बनाया होगा, पेरिनियल रिवर में तो बनाया होगा। ये तो है नहीं कि 2 महीने जो चलती है उसके लिए मैं इतना एक्सपेंडिचर खर्च कर दूंगा। ये तो मैं वो रिवर में बनाऊंगा जो 12 महीने चलती है। तो इसका मतलब है जब मैं पानी भी लूंगा तो वो भी 12 महीने में कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट पानी लेता रहूंगा। बात समझ आई, जो अभी मैंने समझाया, आई होप ये समझ लगा। मुझे एक बार बताइए, चाहे आप माइक हटा के, मतलब उसमें म्यूट से हटा के बताइए, समझ लगी कि मेरी बात नहीं लगी। गॉट इट, गुड, शाबाश, बस ठीक है सर, ठीक है। ये चीज बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। ये स्टार्टिंग चीज है, ये अभी समझ लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि ये आगे ये चीज आनी है। वैसे कोई ये बड़ी बात वो नहीं है, विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट जब किसी को कोई इशू आएगा। सर 7 स्लाइड दिखा, अच्छा ये
हो गया, चल ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट इज, इसका एक और पार्ट क्या था, फ्लड इरिगेशन। अब नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई वो आएगी, बाढ़ बुढ़ आएगी तो उससे इरिगेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लड इरिगेशन का इससे मतलब ये है कि जो भी मैंने पानी है, फ्लड में होता क्या है, फ्लड में किसी भी अमाउंट ऑफ पानी खड़ जाता है कहीं पे आके, मतलब फ्लड में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके से फ्लड इरिगेशन में होता है कि मैंने फील्ड में क्या किया, ज्यादा पानी प्रोवाइड कर दिया। ज्यादा पानी मैंने क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसी फील्ड होगी जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत होगी, और सॉइल जो है, समझ लीजिए मैंने कह दिया, आपको ऐसे समझाता हूँ, 100 लीटर पानी की जरूरत होती है, समझ लीजिए सॉइल को, ठीक है। ये एक सॉइल की लेयर है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सॉइल की लेयर है, यहां से मैंने 100 लीटर पानी प्रोवाइड किया, वो पानी नीचे सीप इन कर गया। मैंने 100 लीटर प्रोवाइड किया था जिसमें से 50 नीचे चले गया, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 50 लीटर सीप इन करने की थी। अब ये सारा पानी रिटेन कर लेगा अपने ऊपर, मतलब जो 50 यहाँ पे चले गया, 100 लीटर मैंने प्रोवाइड किया था, 50 नीचे चलेगा तो बचा कितना, 50 लीटर ऊपर जमीन पे बच गया। बट इसकी अमाउंट की कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर है, तो मैं 50 लीटर और प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये सारा पानी कहाँ पे होगा, जमीन के ऊपर। फील्ड पे कितना प्रोवाइड होगा, 100 लीटर विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फील्ड। और दूसरी बात, ये सारा जमीन, ये इसको मैंने क्या किया, फील्ड को पूरा फ्लड से भर दिया। फ्लड मतलब पूरा पानी खड़ा करके रख दिया उसके ऊपर। जब आप कभी देखा होगा तुमने चावल जो जब बीजे होते हैं तो देखा होगा फील्ड पे कितना पानी खड़ा होता है। वो क्यों क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो सॉइल मुझे चाहिए वो पूरे प्रॉपर सैचुरेटेड तरीके से होनी चाहिए, कि मतलब उसमें कोई भी वॉइड एयर का नहीं रहना चाहिए, उसमें पूरा अच्छी तरीके से, ताकि गीली मिट्टी हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन में A to Z पूरा सैचुरेटेड, एक्सेस नहीं कह रहा मैं, सैचुरेट कह रहा हूं, ठीक है। अब राइस को तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, वो तो नेचुरल चीज है, वो तो बात अलग है। बट पानी खड़ा करके रखना फील्ड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फ्लड इरिगेशन। समझ लगी मेरी बात। अब आगे चलते हैं, यह है फ्लड इरिगेशन। इसके बारे में मैं ज्यादा तो क्या लिखूं इसमें, स्टैंडिंग वाटर, ये मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूं, वाटर in the field so that soil is fully saturated is called flood irrigation। ठीक है, अब आते हैं सब सरफेस इरिगेशन पे। क्या बोल रहा है, शो नहीं हो रहा भाई, क्या चीज शो नहीं हो रही मुझे बताना, मतलब सबको दिख रहा है, ओहो, अच्छा अब दिख रहा है, एक बार बताओ मुझे, जस्ट टेल मी। गॉट, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट। ये फ्लो इरिगेशन। अब आ गया सब सरफेस इरिगेशन। अब देखिए सब सरफेस इरिगेशन भी दो टाइप के होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल की। देखिए नेचुरल तो बड़ा ही इजी है समझना। नेचुरल को कैसे, देखो नेचुरल का क्या मतलब, कोई भी, मैंने कैनाल है, यहाँ पे कैनाल चल रहा है, कैनाल जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है यहाँ पे, और वो इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है। और एक बात समझिए, जब यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होगा, हो सकता है कोई कुछ क्रैक्स भी आए। मैं ध्यान से, इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अनलाइंड कैनाल की, जो मतलब यहाँ पे जो सरफेस है ना नीचे, वो मिट्टी है। तो मिट्टी में आपको पता है, जब मैं पानी फ्लो करूंगा तो कुछ पानी, मिट्टी की नेचर क्या है, एब्जॉर्ब करना।
अब उसने क्या, कुछ पानी सीप इन होगा नीचे जमीन के नीचे, और पानी जब सीप इन होगा तो जो आसपास की फील्ड्स होंगी उसमें पानी अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से वो तो नेचुरल है, उसमें तो मैंने कुछ आर्टिफिशियली कोई काम नहीं किया, वो तो अपने आप ही कैनाल में से पानी जा रहा था, और जमीन के नीचे क्या होगा, पानी सीप इन हो गया या सीपेज हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लो स्टार्ट हो गया, मतलब वो पानी नीचे गया और आसपास जो जो फील्ड्स थी, क्रॉप्स थी, उनको वो पानी प्रोवाइड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेचुरल प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस in which water is provided by natural process such as through seepage in soil, into soil लिख लीजिए, into soil, और थ्रू क्रैक्स किस में आएंगे, जमीन में तो क्रैक्स नहीं आते वो, क्योंकि वो सूखी जमीन पे क्रैक्स आएंगे। ये किस में क्रैक्स आ जाएंगे, अगर लाइन कैनाल हुआ। अनलाइन कैनाल और लाइन कैनाल की बाद में बात करूंगा। इतना समझ लीजिए कि लाइन कैनाल कोई स्ट्रक्चर या कंक्रीट से बना होता है, सीमेंट से, किसी लेयर से बना होता है। हमने इसकी लेयर यहाँ पे आसपास यहाँ पे प्रोवाइड की होती है कोई सरफेस, तो वो अगर प्रोवाइड किया हुआ है किसी मटेरियल के साथ, कवरेज प्रोवाइड की हुई है, चाहे वो सीमेंट हो, कंक्रीट हो, कोई भी तरीका हो, तो उसको कहते हैं लाइंड कैनाल। और अगर कोई भी यहाँ पे लेयर ना प्रोवाइड की हो तो उसको मैं क्या कह दूंगा, अनलाइंड कैनाल। ठीक है, तो यहाँ तो वो अगर ये लाइंड कैनाल हुआ तो उसमें कुछ क्रैक्स होंगे, और क्रैक्स में से क्या होगा, पानी नीचे चले जाएगा, सीपेज हो जाएगी, और वो क्या कर देगा, आसपास की इरिगेशन में, फील्ड्स में प्रोवाइड हो जाएगा पानी। दिस इज नेचुरल। ठीक है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये लिख लिया, आगे आगे चलूं। ओके, नेक्स्ट। सर अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कर दो, कोई इशू नहीं। देखिए, हाँ सर, रिपीट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। अच्छा चलो सुनो फिर, सुन देखो, ऐसी बात है कि यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे ये ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ रेड से, यहाँ पे क्या होता है, सरफेस होती है कैनाल में अगर मैंने उस सरफेस के ऊपर लेयर चढ़ा दी, कोई कंक्रीट की चढ़ा दी या सीमेंट की चढ़ा दी, तो वो क्या हो जाएगा, लाइंड कैनाल हो जाएगा। और अगर मैंने सिर्फ खुदाई की और यहां से पानी मैंने कैनाल में भेजना स्टार्ट कर दिया, तो वो कौन सा होता, अनलाइंड कैनाल, जिसमें मिट्टी होगी, जिसमें कोई मैंने लेयर किसी आर्टिफिशियल मटेरियल की चढ़ाई नहीं होगी, तो उसको कह दूंगा अनलाइंड कैनाल। अब नेचुरल प्रोसेस में होता क्या है कि जब अगर तो मैंने अनलाइंड कैनाल है, मतलब मिट्टी से पास हो रहा है, मिट्टी से बना हुआ कैनाल, तो इसका तो एक नेचर है मिट्टी का, वो क्या है कि इसने तो पानी को सीप इन कर लेना है अपने साथ, एक्सेप्ट नीचे को एब्जॉर्ब कर लेना है, और वो सारा पानी सीपेज होगा और कहाँ चले जाएगा, वो चला जाएगा क्रॉप्स, जो आसपास क्रॉप्स हैं वहां पे जाके मिल जाएगा। तो इरिगेशन अपने आप उसको नेचुरली मिल गई, हमने तो कुछ किया नहीं। और दूसरा क्या है कि अगर कुछ लाइंड कैनाल हुआ, अगर लाइंड कैनाल हुआ मींस यहाँ पे जहां पे रेड रेड है, इस लेयर, यहाँ पे लेयर मैंने किसी चीज, किसी मटेरियल की चढ़ा दी, चाहे वो कंक्रीट हो, सीमेंट हो, व्हाटएवर, या ब्रिक हो, ब्रिक भी बहुत होती है लाइंड कैनाल, आप कभी देखोगे ब्रिक्स के भी पहले बने होते थे। तो वो क्या करेगा, पानी सीप इन वहां से भी कर सकता है। कैसे करेगा कि धूप हो गई या व्हाटएवर, वहां पे क्रैक्स आने स्टार्ट हुए। क्रैक्स क्यों आते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा होगा अभी डीएसएस या कुछ ऐसे कुछ, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, या गर्मियों के टाइम पे एक्सपेंशन होती है, उसकी वजह से वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं। और अगर क्रैक्स आएंगे तो पानी उसमें से सीप इन करेगा, सीप इन किया तो क्या होगा, साथ के साथ जो आसपास की फील्ड्स हैं वहां पे पानी अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आ गई भैया पूर्व? अगर अभी भी नहीं किसी को समझ लगा पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बी फ्री ऑन दिस।
टू अस, ठीक है ना। ये होगा आर्टिफिशियल भी हो गया नाउ। चल गुड, ठीक। अब इसका एक मेन चीज मैं बताना चाहता हूं दैट, अच्छा आर्टिफिशियल रहेगा। आर्टिफिशियल का बस मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कोई उसमें ज्यादा कोई एक्सटेंसिवली जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल आप समझते ही हो यार कि जब भी मैंने आर्टिफिशियल इरिगेशन, जब भी मैंने क्या किया, आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया पानी, कैसे जमीन के नीचे कोई पाइप्स डाल दी जिससे फील्ड वो जो पानी है, वो पानी है कहाँ से जा रहा है, कोई टैंक से जा रहा है, और वो पानी कहाँ पे सीधे जा रहा है, पाइप्स के थ्रू। अंडरग्राउंड में पाइप्स लगी हुई हैं, उसमें पानी जा रहा है फील्ड में, और उसको मैं क्या कह दूंगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। उसमें तो कुछ कोई नेचुरल प्रोसेस है ही नहीं, तो वो क्या बन गया, आर्टिफिशियल बन गया। ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस सुन लो। इसमें अगर कोई चीज, एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल, भाई आर्टिफिशियल का बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देख चीज समझ, अभी अभी रुक जा, अभी आना है आर्टिफिशियल। चल देख, नेचुरल तो अपना नेचुरल तो अभी बता दिया। आर्टिफिशियल हो गया कोई भी तूने पाइप या जो हम कैनाल्स बनाए हुए हैं, जो हमने कैनाल्स बनाए हुए, ध्यान सुनो, वो क्या अपने आप बने हैं? वो अपने आप तो नहीं बने। जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में यहाँ पे ये जो कैनाल बनाया था, ये वाला, क्या ये अपने आप बनते हैं? ये अपने आप तो नहीं बनते। ये कैसे बनते हैं? ये आर्टिफिशियली बनते हैं। चाहे ये ओपन है, बात सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सब सरफेस की बात हो रही है। सब सरफेस में ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, ये तो ओपन में जा रहा होता है। बट इसी तरीके से जब मैं अंडरग्राउंड जाता हूं, चाहे वो, चलो सुन लो, ड्रिप इरिगेशन हो गया या वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, उसमें हम पाइप्स अंडरग्राउंड डाल देते हैं। वो बट बहुत छोटे लेवल की, इसलिए मैं वो एग्जांपल देना नहीं चाहता था, बट वो भी क्या एग्जांपल बना, वो भी सब सरफेस इरिगेशन का बना, और साथ ही साथ वो किसका बना, आर्टिफिशियल का बना। क्यों? क्योंकि वो पाइप्स अपने आप थोड़ी डली हैं, वो तो मैंने डाली है। वो मैंने थोड़ा सा खुदाई करता हूँ और वहां पे क्या रहता है, पाइप्स ले कर देता हूँ। जब मैंने पाइप्स ले कर दी या डाल दी वहां पे पाइप्स, तो वो इरिगेशन अपने आप प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियली पानी, वाटर कैन बी इजीली सप्लाइड टू द फील्ड। मेरी बात समझ आ गई? किसने पूछा था? आशीष। अच्छा गुड, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस लिफ्ट इरिगेशन के ज्यादा एक दो बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। असल में कुछ एडवांटेजेस होते हैं लिफ्ट इरिगेशन के, ओवरफ्लो इरिगेशन, वो सुन लीजिए एक बार। लिफ्ट इरिगेशन कौन सा था? जो मैंने पानी नीचे से जमीन से उठाता था। और फ्लो इरिगेशन कौन सा था? जो मैं ऊपर जमीन के हायर लेवल से लोअर लेवल पे लेके आता था। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन में एक इसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस तो है ही है कि मुझे मोटर चढ़ानी पड़ेगी, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस तो हर एक चीज के होते हैं। एडवांटेजेस कुछ होते हैं जैसे कि आप कह लीजिए कि कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा एरिया है, उस एरिया में पानी पहुंच ही नहीं पाता। कैसे पहुंच नहीं पाता? आर्टिफिशियली मैंने भेजा और वो पानी पहुंच नहीं पा रहा वहां तक, किसी किसी वजह से भी, कि आप कह लीजिए कि वहां वो इतना अलग थलग इलाका है कि वहां पे जमीन उपजाऊ है, बट वहां पे पानी आर्टिफिशियली कैनाल के थ्रू पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? कोई ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो आपने देखे होंगे, ट्यूबवेल पिंडों में भी होता है, ट्यूबवेल हर जगह, वैसे ट्यूबवेल तो आप देख ही सकते हो, कोई वो नहीं है। ट्यूबवेल क्या करता है? पानी नीचे से खींचता है और वो क्या कर पानी प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से लिफ्ट इरिगेशन में क्या हो जाएगा, कोई अगर अलग थलग इलाका भी होगा तो वहां पे भी लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू आप पानी को नीचे से सक इन करके प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा, लिफ्ट इरिगेशन का क्या होता है, हमारी अपनी मर्जी है यार, कि हम जो ट्यूबवेल है उसमें एक मोटर लगी होती है, वो मोटर मैं कितनी देर चलाऊंगा, कितनी देर चलाऊंगा, जितना पानी की मुझे जरूरत है। जब मुझे लगा कि हाँ यार पानी इतना प्रोवाइड हो चुका कि मुझे जितनी जरूरत थी उतना प्रोवाइड हो गया, मैं मोटर बंद कर दूंगा। मींस मेरे पास कंट्रोल है पानी कितना चाहिए या कितना प्रोवाइड करना है। ये भी एक लिफ्ट इरिगेशन का हो गया। तो आप कह सकते हैं, इसमें कुछ बातें बोल सकते हैं कि यू हैव कंट्रोल। पहला, कंट्रोल ओवर ओवर द सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा, वाटर कैन बी प्रोवाइडेड
in an area which cannot get artificial water supply। आर्टिफिशियल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल तो आई, अगर कभी बारिश पड़ी वो तो तब तो पानी मिल ही जाएगा, वहां पे तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तीसरा अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए कि हाँ कोई नो पॉल्यूशन एंड नो इवेपोरेशन लॉसेस। अब इसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहला लेक्चर है, इसमें अभी इतना ही समझ लीजिए पहली बात, क्योंकि ये आगे आना है। इतना समझ लीजिए नो इवेपोरेशन लॉसेस कैसे, आपने कैनाल्स देखे होंगे, कैनाल्स वहां पे क्या होता है, पानी जा रहा होता है। अब वो पानी किसके साथ कनेक्टेड है, एटमोस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, मतलब बहुत जब गर्मी होगी, तेज धूप होगी तो क्या होगा, वो पानी क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, इवेपोरेशन होगी, तो इसका मतलब वहां पे लॉस हो रहा है पानी का। बट जब मैं लिफ्ट इरिगेशन करूंगा तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या होगा, लिफ्ट इरिगेशन में मुझे ऐसी कोई चीज करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन तो जमीन के नीचे है, वो उसको ना कोई गर्मी से मतलब, ना सर्दी से मतलब, उसने तो पानी क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर हम चढ़ा देंगे पानी। बट फ्लो इरिगेशन में क्या होगा, इट इज टोटली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एटमॉस्फेयर एंड बिकॉज ऑफ विच इवेपोरेशन लॉसेस कैन आल्सो अकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, विच कैन नॉट गेट नेचुरल वाटर सप्लाई, second, which cannot get natural water supply, water can be provided in यार मेरी बात समझ, चीज समझ, आर्टिफिशियल में जब बोल रहा हूँ ना, जब मैं आर्टिफिशियल या नेचुरल, मैं समझ तू क्या बोल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो लड़का वो कह रहा है कि नेचुरल जो सप्लाई है थ्रू सीपेज, वो जो सीपेज है वो बहुत छोटी, इसको तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी मत समझ लेना, कि मैं कह रहा हूँ जो लड़का जो कह रहा है ठीक बोल रहा है, बट इसमें मुकुल एक चीज समझने वाली है कि जब मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल की ना, तो नेचुरल जो पानी होता है वो सीपेज क्रैक से निकलेगा, तो तू अपने आप सोच वो कितना अमाउंट ऑफ पानी निकल जाएगा, कितने एरिया को निकल जाएगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी तो जाएगा नहीं, वो आसपास के एरिया को कर सकता है, मतलब सीपेज प्रोवाइड कर सकता है। बट जो मैं आर्टिफिशियल जब लिख रहा हूं वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आर्टिफिशियल में बहुत चीजें आ जाएंगी, जैसे कि पाइप्स अंडरग्राउंड में नीचे प्रोवाइड की, वो आ जाएगा। कोई अगर कैनाल भी ऐसा कहीं रन कर रहा है जो दूसरे अलग थलग इलाके तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उसकी बात कर रहा हूं, उस टाइम के ऊपर आर्टिफिशियल में, इसलिए मैंने वो आर्टिफिशियल वर्ड यूज किया था, नॉट नेचुरल, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि वो किसी तरीके से भी नहीं पहुंच पा रहा पानी, सिर्फ एक तरीके से पहुंच सकता है कि रेनफॉल के तरीके से। ओके गॉट इट, ठीक है। चलिए बस आप इतना याद रखिए, इसमें को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट बात पल्ले पड़नी चाहिए कि चीज मैं कह रहा हूँ बस। नेक्स्ट, methods next is थोड़ा सा ना इसको साथ साथ थोड़ा जरूर लिखते जाना, ये मत करना कि पीडीएफ की वेट करना। याद रखना मेरी बात, कभी भी आप नोट्स बनाओगे ना, कभी भी नोट्स साथ साथ बनाने का ज्यादा फायदा होता है। कह देना मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बच्चे को उस टाइम पे जब आपने सुना था ना, अगर आप अपने हाथ से लिख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इंस्टेड ऑफ आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, नॉट एन इशू, बट रिमेंबर दिस कि साथ साथ लिखने जितना जैसा फायदा कुछ नहीं है, वो जितना साथ लिखोगे यू विल गेट बेनिफिट, साथ के साथ आपको दिमाग में बैठ जाएगी बात वो, ठीक है। अब मेथड्स की बात करते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ इरिगेशन, देखिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं इरिगेशन के जो हम प्रोवाइड करते हैं। देखो एक मेथड तो नहीं हो सकता ना, किसी एरिया के लिए, किसी क्रॉप के लिए, किसी सॉइल के लिए डिफरेंट मेथड्स होने लाजमी है। और वो कौन कौन से मेथड्स हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग मेथड क्या होता है वो समझिए।
इसको एक चीज यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अनकंट्रोल्ड भी लिख सकते हो, साथ अनकंट्रोल्ड भी लिख सकते हो फ्री फ्लडिंग के अंदर। फ्री फ्लडिंग में होता क्या है, ये कोई डिच है, डिच मतलब DITCH, डिच मतलब कि जहां से मैंने, मतलब मेन सप्लाई को कह लीजिए कि कोई मेन सप्लाई पानी है, जहाँ जो मेन पाइप है जिससे पानी बहुत ह्यूज अमाउंट में आ रहा है। अब वो क्या करेगा, वो यहां से यहां पे मेन पाइप है, मेन पाइप से कुछ पानी यहां जाएगा, कुछ पानी यहां जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक आउटलेट प्रोवाइड कर दिया, यहां पे मैंने एक आउटलेट प्रोवाइड कर दिया। अब ये आउटलेट प्रोवाइड किया और उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक जगह नहीं होता, हर जगह पे यहाँ पे होगा। दीज आर आउटलेट्स, इसको मैं क्या कहता हूँ, सब्सिडरी डिच लिख लीजिए, दैट इज बेटर। सब्सिडरी क्यों, क्योंकि मेन डिच से कुछ पानी लिया तो सब्सिडरी बन गया। अब क्या हुआ कि यहां से जो पानी आया उसने क्या किया, कुछ आउटलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया और मैंने वो गेट खोल दिया। अब समझ लीजिए वो गेट खोल दिया, उसने आउटलेट यहाँ पे चले गया। अब इसमें ना कोई गेट इसलिए कि एक बार खोल दिया तो मतलब यहाँ पे आउटलेट का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए बंद कर दो गेट ना, ये परमानेंट ओपन ही समझो इसको। जब ये ओपन होंगे तो इसका क्या मतलब है, मैं इसके अंदर कुछ वेरिएशन नहीं लेके आ सकता। मींस इसी वजह से मैंने क्या लिखा यहाँ पे अनकंट्रोल्ड, कि मेरे इसके अंदर कुछ भी कंट्रोल नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए या कितना कम चाहिए, उसने तो एंटर कर जाना है बस आउटलेट के थ्रू। अब यहां से आउटलेट के थ्रू अनकंट्रोल्ड पानी आया, और जब अनकंट्रोल्ड पानी आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन जानी ही जानी है। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, अभी इसको लिखवा दूंगा, ये जरूरी है, 4 पॉइंट वो जरूर लिखाऊंगा इसका। अब इसकी एफिशिएंसी डाउन जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने बात बोली है कि यार जिस चीज पे याद रखना है, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होनी है। जब आप कंट्रोल होगा तो आप अपने हिसाब से एफिशिएंसी को कंट्रोल कर लो कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे आके हाईएस्ट एफिशिएंसी मिल रही है और मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसको बंद कर दूंगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पानी आ ही जाना है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ स्लोपिंग ग्राउंड होता है इसका, स्लोपिंग ग्राउंड भी होता है इसका। तीसरी चीज, अच्छा एफिशिएंसी की बात कर दी है, तीसरी चीज, हाँ मतलब स्लोपिंग ग्राउंड हुआ मतलब रोलिंग सरफेस। बात एक ही, रोलिंग सरफेस का क्या मतलब होता है कि रोलिंग सरफेस मींस कि कोई आप कभी ट्रांसपोर्टेशन अगर की होगी तो उसमें भी ये बात बोलते हैं रोलिंग सरफेस या रोलिंग टेरेन। उसका क्या मतलब, तो कोई चीज आपने रखी वो रोल करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसके अंदर कुछ स्लोप है। अभी यहां से पानी आया तो पानी के जो जमीन है इसमें भी मैंने कुछ अमाउंट ऑफ स्लोप जरूर प्रोवाइड हुई होगी, और वो क्या करेगी, पानी को यहां से आगे की तरफ मूव करेगी स्लोप की वजह से, ठीक है। तो ये बात बोलना चाहता है वो, एफिशिएंसी वाइल फ्लडिंग। ये पहले मुझे बताओ, जो मैंने अभी समझाया वो समझ लगा, फिर मैं पॉइंट सिस्टम पे आऊंगा, मैं पॉइंट लिखूंगा। ये मुझे बताओ, किसी को अगर ना समझ तो पूछ लो, जस्ट रिप्लाई टू मी ऑन दिस। समझ आ गई चीज मेरी, मैं क्या क्या बोल रहा था। यस गॉट इट, बस ठीक, ठीक है, ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम में लिखते हैं, ये बना लिया होगा आई होप सो। बस इसमें 3-4 पॉइंट याद रखने जरूरी है। आप ये थेरेटिकल पेपर नहीं आएगा तो इसी वजह से बस मैं आपको मेन सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, विच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड।
बस जो मैंने बता दिया ना उसको ध्यान में रख लेना, बस इतना बस याद रखना हमेशा। देखिए पहला एफिशिएंसी, वाटर वाटर एप्लीकेशन efficiency is low। सेकंड बात, हाँ ये जरूर याद रखना, मोस्ट सुटेबल, क्योंकि ये बताऊं क्या, कई बार ये पूछा जा सकता है कि सुटेबल किसके लिए है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं होंगे, आसपास ही होंगे। मोस्ट क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स पर्टिकुलरली, हाँ ये जरूर लिख लेना, पर्टिकुलरली वेयर लैंड इज स्टीप। सीधा मतलब समझ दो ना, खड़ी चढ़ाई, मतलब जो खड़ी चढ़ाई होती है जैसे, वो है। थर्ड एप्लीकेशन, हाँ बस ठीक है, यूज्ड लिखना, लिख लो यूज्ड ऑन रोलिंग टेरेन, ये बता ही दिया वैसे अभी मैंने, रोलिंग लैंड। लास्ट एक चीज और है, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इसकी क्या है, कम है बट लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर की जरूरत पड़ती रहती है, बट इनिशियल कॉस्ट कम है इसकी। इनिशियल कॉस्ट अपने आप कम होगी, जब कोई कंट्रोल ही नहीं रखा गया इस चीज का तो खर्चा कैसे कहाँ पे होगा, ठीक है ना। बस ये 3-4 पॉइंट याद रख लो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। आगे मूव कर दूं स्लाइड। अब आगे देखो, सेकंड इज बॉर्डर फ्लड। बॉर्डर फ्लडिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर इतना याद रखना, ये मेन डिच आया, ठीक है ना, जहां से पानी आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, दिस इज, ये ड्रेन है, ये है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कह लीजिए इसको, मैं इसको बताता हूँ कैसे है। यहाँ से मेन डिच है, ये जो बाउंड्रीज होती है नहीं ऐसे है, ये तो मैं प्लान में दिखा रहा हूँ, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना तो ये कैसे होता है, ऐसे होगी, ऐसा होगा। ये जो है ना दीज, ये थोड़ा सा बाहर वाली चीज, दिस इज कॉल्ड लेवीज, इसको लेवीज कहा जाता है, ठीक है। अब मेन डिच से पानी आया, इसने यहाँ पे कहीं पे आउटलेट होगा, यहाँ पे आउटलेट होगा, यहाँ से प्रोवाइड किया पानी, यहाँ से प्रोवाइड किया, कुछ पानी यहाँ से जाएगा। एक एक चीज याद रखना, दोनों में बॉर्डर में फर्क क्या है कि मैंने साइड में, आप कहते हैं ना किसी किसी रुमाल के किसी कपड़े पे मैं क्या कहता हूँ, बॉर्डर लगे हुए हैं, मीन्स की साइड में कोई चीज बॉर्डर हर जगह से कुछ घिरा हुआ है। इस एरिया का दिस समझ लीजिए A1 बोल दिया मैंने इसको, इस A1 एरिया इसी के बीच में ही समाया हुआ है, ये इसके साथ A2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया है। वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ ऑफ देम बाय प्रोवाइडिंग सम बॉर्डर्स, और वो बॉर्डर्स को मैंने क्या बोला है, दोज आर कॉल्ड लेवीज, ठीक है। इसको एलिवेटेड स्लोप, छोड़ो वो वैसे लेवीज याद रख लेना, ठीक है। अब दूसरी बात,
इसकी थिकनेस कितनी होती है वो बात कर लेते हैं। थिकनेस इज 10 to 20 मीटर्स। और जो एरिया का मेनली जो लेंथ होती है जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 100 to 400 मीटर्स। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन एक करना चाहिए, इसका क्वेश्चन पता है क्वेश्चन, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं, बस इतनी समझ आ गई चीज, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बस जितना बताया इतना इसमें। हाँ एक चीज याद रखना कि थोड़ा हमेशा, क्योंकि पानी आउटलेट से इस तरफ आ रहा है, तो याद रखिए ये क्या है, ये ड्रेन है, इसको याद रखिए ये ड्रेन है, ये क्या है, ये मेन डिच से आया, ये ड्रेन आया, तो इसको मैंने याद रखना कुछ स्लोप जरूर प्रोवाइड की होगी। कहाँ पे, इस तरफ को, इस तरफ को मैंने स्लोप प्रोवाइड की होगी। 10 मीटर to 20 मीटर की विड्थ है ये। अच्छा ठीक है, विड्थ है। आशी इसको तो कुछ भी समझ ले, एट द एंड ऑफ द डे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका चल रहा है, लेविस का चल रहा है। एक लेवी से लेके दूसरे लेवी के बीच के अंदर जो विड्थ है दैट इज 10 to 20 मीटर्स। वो किसका होगा, काइंड ऑफ बॉर्डर एरिया होगा, जो यहाँ पे मैम नॉर्मली एरिया प्रोवाइड किया जाता है। इसका एरिया जो आप कह रहे हो जो बॉर्डर एरिया है जो प्रोवाइड किए जाते हैं विड्थ नॉर्मली, दैट इज 10 to 20 मीटर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें करते हैं एक चीज समझने वाली है बॉर्डर में, वो कर लीजिए। बॉर्डर फ्लडिंग में एक और चीज जरूरी है वो करनी, वो समझिए। देखिए मैंने एक यहां से एक लाइन प्रोवाइड की, एक मिनट में, यहां से मैंने ये एक लाइन प्रोवाइड मैंने की है, ये मेन डिच है, याद रखना मेरी बात को, ये मेन डिच है। मैंने ये क्या समझाना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, जस्ट बी अटेंटिव ऑन दिस। मेन डिच है, बॉर्डर ही चल रहा है, बॉर्डर फ्लडिंग ही अभी चल रहा है टॉपिक। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक एरिया है, आसपास एरिया, मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। मैंने ये एरिया ले लिया ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ आउटलेट होगा, वो आउटलेट ने क्या किया, पानी यहां से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस एरिया को मैं निकालना क्या चाहता हूँ एज अ फार्मर, एज अ क्या चाहता हूँ कि जो डिस्चार्ज मैंने दिया, समझ लीजिए मैंने डिस्चार्ज दे दिया, लेट्स से आई हैव गिवन अ डिस्चार्ज ऑफ क्यू, कहां से, इस आउटलेट से मैंने पानी कितना दिया, क्यू डिस्चार्ज दे दिया, ठीक है। अब वो क्यू डिस्चार्ज कितने टाइम में ए एरिया को, दिस एरिया, एरिया ए को पूरा इरिगेट कर देगा, वो निकालना है। और दूसरी बात कितनी डेप्थ चाहिए उसकी, पहले एरिया की बात कर लेते हैं, फिर आपको वो दूसरी बात समझ आएगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतनी समझ लीजिए बात कि मैं क्या निकालना चाहता हूं, कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा इस आउटलेट से जो डिस्चार्ज दिया है उसको ए एरिया को निकाल, इरिगेट करने में, दैट आई वांटेड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो देखिए एक इसका फॉर्मूला, इसको पहली चीज देखें, अगर क्यू इज डिस्चार्ज टू फील्ड बाय सप्लाई, ठीक है। Y is the
डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड, एफ क्या है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, टी क्या है, टाइम required to cover given area, कैपिटल ए। यहां से क्यू डिस्चार्ज आया, इसने इतना यहाँ पे पानी दे दिया, क्यू डिस्चार्ज कितना अमाउंट ऑफ एरिया आएगा यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे क्यू आएगा फील्ड में जो प्रोवाइड किया मैंने, जो मुझे से यहां से टाइम निकला दैट इज कॉल्ड 2.303 y अपॉन f log 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। इस फॉर्मूला को याद रख लो, एक्सट्रीमली मैं नहीं कहूंगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। कुछ कम इंपॉर्टेंट होता तो मैं अपने आप कह देता इट इज नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम जो चाहिए होगा किसको, इतने डिस्चार्ज को, ए एरिया को इरिगेट करने के लिए। अगली स्लाइड यहाँ पे हो जाएगा। चलो यार, ये मैं अगली स्लाइड पे चल जाऊं, ये लिख लिया कि सबने कि नहीं लिखा अभी, जस्ट आंसर मी, मैं फिर अगली स्लाइड पे नहीं चलूं। वेट, ओके, नो इश्यूज, वेट। ये हाँ, इसको लिख लेना, इसमें वो कुताई मत करना कि बाद में लिख लेंगे, डू इट नाउ ओनली विद मी ओनली, क्योंकि अभी इस पे बेस में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ और दूंगा एक क्वेश्चन। जब कंप्लीट हो जाए एक बार मुझे बता देना, मतलब जस्ट मैसेज में। यहाँ पे ये है, कहाँ पे बोल रहा है, यहीं पे कह रहा है दिस इज क्यू ओनली, दिस इज क्यू ओनली, क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। चले आगे, should we go ahead? Okay, done. ठीक है, आगे चीज देखिए, अभी तो मैंने क्या निकाला, ये निकाला कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा उस एरिया को, उस डिस्चार्ज को, पूरे एरिया को कैलकुलेट या इरिगेट करने में, ठीक है। बट मैं पूछता हूँ कि ऐसा मैक्सिमम एरिया जो एक दैट गिवन डिस्चार्ज, मैंने डिस्चार्ज बोल दिया, मैंने अभी क्यू डिस्चार्ज लिया,
वो डिस्चार्ज क्यू मैं कितना मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी irrigated by the given discharge। मैक्सिमम जो मेरे पास गिवन एरिया डिस्चार्ज है उसमें मैं कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर सकता हूं वो कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट इज इक्वल टू, वैसे तो इसी में से ही निकला है 2.303 जो अभी मैंने लिखा था, y अपॉन एफ log 10 q अपॉन q माइनस एफ इंटू ए। अब यहां से मैं यहां पे ले जाऊंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे ले जाऊंगा दूसरी तरफ, वो क्या बन जाएगा टी एफ अपॉन 2.303 y इज इक्वल टू log 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। ये मतलब एक डेरिवेशन सी बनती है, एंड में जो आता है दैट इज मैक्सिमम डिस्चार्ज। यहाँ से इसको हम x के प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज समथिंग है। डोंट गेट इनटू डेरिवेशन एंड ऑल, जस्ट लिसन और इसको चीज को समझ लो कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। बस डेरिवेशन किसने नहीं पूछनी, बस इसको याद रख लेना मेरी बात को। ए की क्या वैल्यू होती है, एज ए अपॉन एफ इंटू टी एक्स क्यू अपॉन एफ डी रेज द 10 raise the power x minus 1 upon 10 raise the power x, where x is equal to tf upon 2.303y, where x is equal to, जो इसको मतलब मैंने सीधी बात है, मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैंने x ले लिया, वहां से वैल्यू निकल गई एक ही, ठीक है ना। ये 10 रेज दी पावर क्यों है, क्योंकि मैंने लॉग हटा दिया ना, तो 10 ऊपर चलेगा, वहां पे 10 रेज दी पावर x हो गया, वैसे हुआ। और अगर यहां से मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मुझे कैसे मिलेगा, जब इसका ये जो एरिया ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से ए मैक्स की अगर मैं निकालना चाहूं, ए मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एफ, दिस इज द मैक्सिमम एरिया। लिख लिया, ओके। let's do a question on this। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइन क्या, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड। मुझे टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, मतलब वही टी निकालना है, अभी जो मैंने बताया था आपको। निकालना है किसके लिए, टू इरिगेट द स्ट्रिप ऑफ वाटर, टू इरिगेट the strip of water, strip of land of 0.04 hectares in a area from a tube well
with a discharge of 0.02 cubics. Infiltration rate. Infiltration रेट कितना है? 5 सेंटीमीटर पर आवर है. डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. देखिए सॉल्यूशन इसका समझिए. वो पोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि मुझे ये निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इरिगेट करने के लिए. कौन सी किसको इरिगेट करने के लिए? वो स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसका एरिया कितना है? 0.04 हेक्टेयर है. और साथ ही साथ वो ट्यूबवेल है वहां पे जिस मुझे पानी कहाँ से मिल रहा है? वो ट्यूबवेल से मिल रहा है, जो कितना दे रहा है मुझे? डिस्चार्ज कितना दे रहा है? 0.02 क्यूमिक्स का दे रहा है. और जो वहां पे जमीन है, वो जमीन की इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है? 5 सेंटीमीटर पर आवर है. और जो डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन दी फील्ड है वो कितनी मुझे प्रोवाइड करनी है? 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करनी है. ठीक है, यहां से निकालते टी की वैल्यू. देखिए टी इज इक्वल टू 2.3 सॉरी 2.303 y अपॉन एफ यही होता है. बट आप एक चीज देखिए, कुछ क्यूमिक में है, कुछ सेंटीमीटर में है, वो चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी. वो देखते हैं. देखिए जो डिस्चार्ज है वो मुझे गिवन है 0.02 क्यूमिक्स में. वो आपको पता है वो कितना बनता है? 0.02 क्यूमिक का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड ही होता है. ठीक है. वाई कितना गिवन है? वाई मुझे गिवन है किसमें? 10 सेंटीमीटर है. कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर. वो कितना? 0.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, मैंने मीटर में चेंज किया क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज इन मीटर्स ओनली. ये भी मीटर में जाएगा, ये भी मीटर में आएगा. अभी आगे मीटर में चलेंगे. एरिया कितना गिवन है? एरिया 0.04 हेक्टेयर्स है. तो हेक्टेयर है, और आपको आपको पता है ना एक हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. तो अगर एरिया 0.04 हेक्टेयर्स है तो अल्टीमेटली वो एरिया कितना बन गया? 0.04 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. तो ये भी मीटर में आ जाएगा. फिल्ट्रेशन रेट किस में गिवन है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर पर किस में है? पर आर में है. तो पहले तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 0.05 मीटर आ गया. और पर आर है तो पर आर क्या होगा? 60 मिनट्स इंटू 60. ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड बन गया. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? मतलब ये क्या बन गया? मीटर. इसका जो दैट इज मीटर पर सेकंड. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हमने हर एक यूनिट को क्या कर दिया? मीटर में चेंज कर दिया. बस ये किया और अभी तक कुछ नहीं किया हमने. जब नोट हो जाए मुझे एक बार मैसेज चैट में ड्रॉप कर दो. आई मूव फॉरवर्ड. अभी किसी को अगर इसमें कोई अभी तक प्रॉब्लम आई तो पूछ लो. ये मीटर में हमने बस चेंज किया और कुछ नहीं किया अभी. डन. ठीक है. तो टी की वैल्यू सीधे बस अब पुट करनी है और कुछ नहीं है इसमें भी. y अपॉन एफ इंटू लॉग 10 इंटू क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ इंटू ए आ जाएगा. यहाँ से कितना आ गया? 2.303 आ गया इंटू 2. क्यों 2 क्यों आएगा? क्योंकि y कितना है? 0.1 है. और वो कितना है? f कितने? 0.05 आ गया इंटू लॉग 10. क्यू कितना? 0.02 अपॉन क्यू 0.02 माइनस f कितना? 0.05 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁴ एरिया आ गया अबाउट 60 इंटू 60. यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
t की वैल्यू का 4.606 log or log 10 of 1.388, that comes out to be 0.65 hours, and we convert it into if minutes, then it is coming out to be तकरीबन 39.42 minutes. This is the total amount, this is the time that is required. थोड़ी ज्यादा, आई अग्री, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें कोई अर्थ नहीं, बट एक बात मेरी समझ लो कि जब भी इसको जो मैं करवा रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट अगर जिस बंदे ने एक बार इससे निकाल लिया ना, ये क्वेश्चन एक बार निकल गया, कोई औखा तो है नहीं, एक बार ये हाथ से निकाल लोगे तो भूलोगे नहीं, ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे, और क्योंकि अकेला फॉर्मूला में कोई ना कोई चीज आप भूल सकते हो, एक बार क्वेश्चन निकाल लिया हाथ से तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे, क्योंकि पुट करना समझ आ चुकी है चीज, बस इसी वजह से फॉर्मूला क्वेश्चन करवाया, अदरवाइज थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है ये इसका। आई मीन देयर इज अ चांस ऑफ सच कैलकुलेशन टू कम। विच एग्जाम मुकुल, एग्जाम बोल, कौन से की बात कर रहे हैं? मुश्किल है, एसएससी में तो आता नहीं, एसएससी में इट इज डिफिकल्ट, बट हाँ फॉर्मूला आना चाहिए, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना कोई वो नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, इट इज नॉट दैट टफ। जब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप बता दूंगा, या जो कम इंपॉर्टेंट होगा, सॉरी, जो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं होगी वो आपको बता दूंगा मैं, कोई वो नहीं है भाई। आज की क्लास इतनी है, बट मुझे बस एक बार चैट में समझाओ, मतलब एक बार मुझे रिस्पॉन्स बताओ कि सबको समझ आया कि नहीं आया, और फ्रैंकली बताया, इसमें कोई वो बात नहीं है, जस्ट गो अहेड एंड डू लेट मी नो कि समझ आया जो मैंने समझाया सारा। फ्रैंकली को बता दो, कोई अगर किसी को कोई चीज ना समझ लोगे, मैं उसमें कोई वो हर्ज नहीं होता, कई बार बंदे को नहीं भी पल्ले बढ़ते कोई चीज, मैं पूछ बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गुड है, आई होप ये सबको समझ लगा हो। अगर किसी को अभी नहीं समझ लगा, डू चैट में मैसेज डाल दो, मैं अभी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, फिर कल इसी टाइम पे हम कल फिर से मिलते हैं, तो सब तैयार है ना, और पक्के पक्के आना सबने, ठीक है ना, एक बार अब मेरे साथ ही लगे रहना, ठीक है ना, विल डू इट। हाँ हाँ, आई डेफिनेटली, मैं अभी पीडीएफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाय 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 जतिन, टेक केयर, बाय बाय।